नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त हुआ, लेकिन ये सत्र बहुत सी चीज़ें, बहुत से प्रश्न उठा के गया है और बहुत से चीज़ों पे विमर्श की ज़रूरत इस देश को देके गया है। मेरे हिसाब से पिछले 10 वर्षों में, खास करके 2014 में मोदी जी के आने के बाद का ये सत्र अगर मैं देखूंगा तो मैं इसको वन ऑफ द मोस्ट, जो कहते हैं ना, अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल सत्र था। लोगों को लगेगा ये कैसी बात, ये तो पूरा वॉश आउट हो गया। मैं उस पर बात करूंगा और उस पर चर्चा भी करूंगा, लेकिन एक ऐसा सत्र जिसने स्पष्ट दिशा दिखाई है। स्पष्ट दिशा जब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ छोटी बातें हैं, कुछ बड़ी बातें हैं, बहुत सी बातें संसद के बाहर हो रही थी, बहुत सी बातें संसद के अंदर हो रही थी, और सबका लॉन्ग टर्म इफेक्ट इस देश पे पड़ना है। तो उन कुछ बातों को जरा दोहराया जाए और आपके साथ मैं शेयर करूं कि हाउ आई सी दी विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2024। एक तो जो मुझे लगता है जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट था कि ओम बिरला जी के चेहरे से तो नकाब हटा हुआ था। उसमें तो ये साफ साफ था कि ओम बिरला जी कितने बायस्ड हैं या नहीं हैं। वो कई बार हुआ और ख़ास करके राहुल गांधी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद उसको तो संसद के पटल पे भी बोला जा चुका है कि वो कितने बायसनेस दिखाते हैं और कितने बायस्ड हैं। हाथ मिलाने तक में उनके हाथ मिलाने के, अभिवादन करने के तरीकों में भी फर्क आ जाता है। और ये सब ने देखा, जितने मंत्रमुग्ध होके सत्ता पक्ष को वो सुनते हैं और जितने आक्रोशित भाव भंगमा के साथ वो विपक्ष को सुनते हैं, वो सब देखते हैं। लेकिन जो हमारे धनखड़ साहब थे, जिनका पहले ही से वेस्ट बंगाल से उनकी ख्याति इतनी हो गई थी कि सबको पता था कि वो क्या करने आ रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई बीमारी होती है, उसके सिम्टम्स और लक्षण तो पता होते हैं कि भाई ये अगर हैं तो ये बीमारी तो होगी। लेकिन जब उसका एक्सरे या एमआरआई या कुछ इस तरह का होता है तो फिर लगता है अच्छा ये है। तो धनखड़ जी का मेरे हिसाब से इस बार एमआरआई और जिसको कहते हैं कि सारा डायग्नोस्टिक हो गई। मैं उस पर बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक दो चीज़ें जिस तरह से मैं देख रहा हूँ उसको कर दूँ। देखिए, ये संसद शुरू हुई थी संसद से बाहर, संसद के अंदर बातचीत नहीं चल रही थी। विपक्ष और ख़ास करके कांग्रेस में भी खास करके राहुल गांधी, वो बिल्कुल हमलावर थे और वो चाह रहे थे कि भाई अडानी भी इशू बनेगा। अडानी के मुद्दे से वो इधर उधर नहीं जा रहे और उसके कारण भी थे। अडानी जी के ऊपर यूएस की कोर्ट ने अब मुकदमा कायम कर दिया है। कोई कह रहा है कि सम्मन जारी हो गया है, कोई कह रहा है सम्मन नहीं जारी हुआ है, लेकिन मुकदमा तो कायम हो गया और उनकी परेशानी के और बढ़ने वाली है, इसमें भी दो राय नहीं है। और उसी मुद्दे को लेके लोकसभा और राज्यसभा के शुरू का जब सत्र शुरू हुआ तो उस समय बहुत ही गतिरोध था, नहीं चल पा रही थी, क्योंकि विपक्ष ये चाहता था कि भाई अडानी जी पे बातचीत हो, मणिपुर पे बातचीत हो और संभल पे बातचीत हो, लेकिन सरकार इस पे बिल्कुल सुनने को ही तैयार नहीं थी, और खास करके अडानी जी की बात पे। तो धीरे धीरे ये जब चलना शुरू हुआ तो सबसे पहले जो इंडिया गठबंधन है या जो विपक्ष है, उसके आपसी जो द्वंद्व था वो दिखाई देना शुरू हुआ, क्रैक दिखने शुरू हो गए। और बिल्कुल साफ था कि अडानी जी के इशारे पे कुछ पार्टीज ने अपने को अडानी मुद्दे से अलग कर लिया और फिर ये भी कहना अलग ही नहीं किया, फिर ये भी कहना शुरू किया क्या यही मुद्दा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, यही मुद्दा है, इससे ज़्यादा ज़रूरी मुद्दे हैं, संसद चलने देनी चाहिए। और ना केवल ऑपोजिशन पार्टीज़ ने इसमें, मतलब इंडिया के जो सहयोगी दल थे उनमें दिक्कत हुई। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी एक वर्ग को ऐसा बनाया गया और ऐसा उनको नैरेटिव सेट किया गया कि वो भी बहुत ही अनकंफर्टेबल हैं विथ पार्लियामेंट न चलने से, और उनका कहना है कि अडानी ही एक इशू नहीं, इस तरह का भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई। लेकिन सिर्फ एक बात, एक व्यक्ति इस कसौटी पे बिल्कुल खरे होते रहे, उसका नाम राहुल गांधी है। राहुल गांधी के लिए अडानी एक ऐसा इशू है जो बहुत से जो देश में खराब हो रहा है, गलतियां हो रही है, उसके पर्याय है। तो राहुल गांधी अडानी मुद्दे को छोड़ने को तैयार नहीं, जीरो तैयार। एक उनके कमिटमेंट की भी बात समझ में आती है कि ये कितने कमिटेड हैं कि नहीं भाई इस इशू पे तो हम बात तो करेंगे ही करेंगे, आप चाहे हमारे साथ हो और चाहे नहीं हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके जो साथ उनकी कांग्रेस सरकार है तेलंगाना में, जैसा बताया गया था कि कुछ पैसा वहाँ पे, कुछ अच्छा बड़ा पैसा अडानी जी ने वेलफेयर स्कीम्स के लिए या किसी के लिए उन्होंने डोनेट किया था, वो पैसा वापस कर दिया सरकार ने। तो
राहुल गांधी का इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट तो हर जगह पड़ ही रहा। लेकिन अडानी मुद्दे को छोड़कर विपक्ष के बाकी जो दल थे उनको अडानी मुद्दे को छोड़ के बाकी पब्लिक प्रेशर इतना हो गया, जनमानस में इतना विरोध, मतलब लोग बोलने लगे थे कि बाकी सबको, बाकी सारे विपक्षी दलों को, खास करके इंडिया गठबंधन के, उनको अडानी छोड़ के बाकी मुद्दों पे तो साथ आना ही आना पड़ा। मैं 2-3 उदाहरण दे दूं जहां पे एक समय लगा था कि इंडिया गठबंधन रह पाएगा, नहीं रह पाएगा, टूट जाएगा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हुए जिससे ये आपको इंडिकेशन लगता है कि नहीं, अब वो था समस्या लेकिन अब वो साथ साथ है। सबसे पहले तो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ जी का अविश्वास प्रस्ताव, वो एक बड़ी बात थी। 60 से ऊपर लोगों ने साइन किया राज्यसभा में, अक्रॉस दी पार्टी लाइन, सारी पार्टी वालों ने किया। तो ये निश्चित है कि वहाँ पे एक एकता का एक संदेश कहीं ना कहीं गया। दूसरा, जो वन नेशन वन इलेक्शन पे सरकार इसको पार्लियामेंट में लाई और फिर जेपीसी अपॉइंट की, लेकिन इसमें डिवीजन मांगा गया विपक्ष की तरफ से कि साहब आप वोट कराइए। सरकार वोट नहीं कराना चाहती थी कि उससे जेपीसी फॉर्म हो जाए और ऐसे ही वॉइस, विपक्ष नहीं मानी और अंतोगत्वा वोट हुआ। जब ये वोट हो गया तो उस पर क्या रिजल्ट आया? 269, मतलब पार्लियामेंट की पूरी स्ट्रेंथ से की मेजॉरिटी से कम, 269 पे तो वोट पड़े उसके पक्ष में कि भाई जेपीसी होनी चाहिए। और 198 विपक्ष की पार्टियों ने कहा कि ये जो जेपीसी है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है और ये वन नेशन वन इलेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं, उसने इसके विरोध में वोट दिया। तो इस पे दोनों लोग साथ आए। और फिर तो डॉक्टर अंबेडकर का मामला, अमित शाह ने जिस तरह से डॉक्टर अंबेडकर को डिमीन करने की कोशिश की, उससे तो बिल्कुल जिसको कहते हैं कि बारूद के सूखे ढेर पे आग लग गई और सारी अपोजिशन पार्टीज जो भी मतभेद आपस के थे वो भुला के एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई नजर आई। बीजेपी का एक जो बड़ा एजेंडा था या जो बड़ा षड्यंत्र कहिए, जो उसकी प्लानिंग थी, वो बेनकाब हो गया। और ये कई बार हुआ। जैसे देखिए, 2 चीजें थी। असली बात क्या थी? अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, और वो बोल भी रहे थे बीजेपी के नेता, अब की बार 400 पार इसलिए कि हमें संविधान बदलना है। अब राहुल गांधी संविधान की किताब ले आए और ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिए थे 2024 के इलेक्शन में कि अगर आपने 400 का इनको ताकत दे दी, 400 सीट की, तो संविधान तो बदल के ही रहेगा और मैं उस संविधान को की रक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। दूसरा जो मेरे हिसाब से है वो एक बड़ा विवाद अमित शाह का अंबेडकर जी के ऊपर जो उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी की और बहुत डिमीनिंग वे में जो उन्होंने सारी बातें कही, उससे भी कहीं ना कहीं बीजेपी की जो असली विचारधारा है, जो बीजेपी करना चाहती है, जो उसके मन में है, वो बिल्कुल सामने आ गया। क्योंकि बीजेपी चाहती है आरक्षण हट जाए। बीजेपी आरक्षण नहीं हटा पा रही है क्योंकि संविधान में कुछ गारंटीज हैं, तो वो क्या कर रही है कि वो जॉब्स कम कर दे रही है और संविदा पे आदमी रख रही है जिसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में अंबेडकर जी का जो टिप्पणी है अमित शाह की, वो एक बड़े जनमानस में उसमें थोड़ा आंदोलित कर रही है उसको। अब एक चीज़ और मैं कहूँगा कि जो राहुल गांधी का पप्पू से जो पप्पू की इमेज बनाई थी, बीजेपी ने बहुत पैसा खर्च किया था उनकी पप्पू इमेज बनवाने में कि भाई ये पप्पू हैं, ये पप्पू हैं। वो देश में आज की तारीख में राहुल गांधी इस देश में जो भी गलत हो रहा है, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, उससे लड़ता हुआ अकेला योद्धा दिखाई पड़ रहा है। अकेले की आशा की किरण और अकेला सेवियर, मतलब यही आके मुक्त कर पाएंगे तो कर पाएंगे। ये इस समय जो करंट नेता हैं उसमें सबको से ऊपर खड़े हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं कि भाई अगर ये आदमी कुछ कर सकता है तो यही आदमी कर सकता है। मैं अब एक चीज़ जो मैंने शुरू में कही थी उसको मैं जरा अब आपको फिर से बता दूं। मैंने धनखड़ जी की बात कही थी कि वो भी है, वाइस प्रेसिडेंट के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आता है और इसको करीब 60 से ऊपर विपक्षी दल के सांसदों ने इसको साइन किया है। ये एक बड़ी बात है कि कम से कम यूनिटी दिखाई दी। और
मेरे हिसाब से जो सरकार की तरफ से, सरकार के इशारे पे या धनखड़ जी के सारे इशारे पे जिस तरह से इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को अस्वीकार किया गया है, उसमें कहा गया है स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, 14 दिन का समय नहीं, इत्यादि इत्यादि, उससे आप ही बताइए धनखड़ जी की विश्वसनीयता बढ़ी है या घटी है? क्योंकि मेरे हिसाब से उनकी विश्वसनीयता घटी है। उनके ऊपर ये लगता है कि नहीं तो बायस्ड है, बिल्कुल सामने सामने दिखाई दे रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जो धनखड़ जी जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जो भी बात करते हैं, उसमें एक समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो उनसे प्रश्न पूछ रहा है इस बारे में। मैं एक और आपको फिगर दे दूं। डेरेक ओब्रायन साहब जो हैं तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं राज्यसभा में, उन्होंने एक स्टैटिस्टिक्स निकाली है। उनका कहना यह है कि 18 दिसंबर तक जो पार्लियामेंट राज्यसभा चली थी वो करीब 43 घंटा चली थी। उस 43 घंटे में जो बिल डिस्कस हुए वो करीब 10 घंटा हुए। 43 घंटे चली, 10 घंटा बिल डिस्कस हुए। और संविधान पे चर्चा, एक जो डिबेट चल रही थी जो सरकार की तरफ से रखा गया था, उस पर कुल जमा 17.5 घंटे राज्यसभा के गए। तो 17.5 और 10 27.5 घंटे। 43 में 27.5 घंटे अगर आप निकाल देते हैं तो करीब 16.5 घंटे बचते हैं, 15.5 घंटे बचते हैं, माफ़ कीजिएगा। अब इस 15.5 घंटे में 4.5 घंटा धनखड़ जी बोले। ये रिकॉर्डेड है, मतलब ये डेरेक ओब्रायन का साहब का बयान है, मैं लगा दे रहा हूँ। 4.5 घंटा धनखड़ जी बोले, जो संसद का टाइम था उस 15.5 घंटे में करीब 30% अकेले ही बोल रहे थे। वो भूल जाते हैं कि उनका काम केवल मतलब तुम बोलोगे, क्लरिकल है उनका, इस तरह का, लेकिन 4.5 घंटा तो वो खुद ही बोल रहे थे। और ये भी कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बन गया है उनका। इतना मतलब एक स्पीकर या सभापति इतने लंबे समय तक खुद ही बोले, बाकी कोई नहीं, एक बार नहीं बोले, मतलब दूसरे को बोलने ही नहीं देते हैं। अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत कहीं से, मतलब राहुल गांधी ने शुरुआत की थी ईरानी मुद्दे से। हुआ क्या, राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध करने के लिए बीजेपी ने कई हजार करोड़ रुपए खर्च किए थे, कई हजार, एक दो नहीं। अब क्या हो गया? अब ये हो गया है कि उसी बीजेपी की तानाशाही रवैये, गुंडों जैसे व्यवहार से वही राहुल गांधी इस देश में व्याप्त, जो भी देश में है, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से लड़ता हुआ अकेला नेता नजर आता है। ये सबको पता है कि उसकी विश्वसनीयता, उनके ऊपर लोगों का भरोसा कई गुना बढ़ गया है। और ये ऐसे नहीं बढ़ा है। भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने की थी, उसने कुछ चीज़ों को सेट किया। एक तो ये सेट किया कि एक व्यक्ति है जो पैदल चल सकता है, एक व्यक्ति है जो हर समय उपलब्ध है, एक व्यक्ति है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक व्यक्ति राहुल गांधी के रूप में आपको ऐसा मिला है कि जो पर्सनल डिस्कम्फर्ट या पर्सनल समस्याओं को कभी नहीं रोते हैं, वो हरदम तत्पर हैं हर समाज के उस गरीब तबके के लिए। तो उससे तो एक ये फ़ायदा हुआ भारत जोड़ो यात्रा से। फिर जो राहुल गांधी विदेश यात्रा इधर काफ़ी किए हैं, उससे क्या फ़ायदा? उससे फ़ायदा ही हुआ कि राहुल गांधी एक तो ये बिल्कुल चीज़ प्रूव्ड हो गई कि प्रश्नों से नहीं घबराते हैं। अच्छे प्रश्न, बुरे प्रश्न, तीखे प्रश्न, टेढ़े प्रश्न, वो प्रश्नों पे उत्तर देने को बिल्कुल तैयार हैं। दूसरा, बौद्धिक वाली बात है। राहुल गांधी जब कहीं जाते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज, मतलब बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में बड़े जहाँ पे बौद्धिक लोग हैं उन लोगों के बीच बातचीत करते हैं। बाकी नेता की बात कर पाते हैं वहाँ कि अपना जिंदाबाद जिंदाबाद कराते हैं अपने ही पैसे को लगा के। दूसरा, मुझे लगता है आज राहुल गांधी उन चंद नेताओं में है, मतलब मैं और भी लोग हैं, लेकिन जो सबसे आगे खड़े हैं संविधान को बचाने के लिए, डट के हम इस संविधान के साथ खड़े हैं, इसमें जीरो टॉलरेंस की बात है। तो ये भी एक बड़ा है। दूसरा, जाति जनगणना, सबका विरोध था, अभी भी अपर कास्ट में इसका जबरदस्त विरोध है। इन सबके बाद भी राहुल गांधी उसको नहीं छोड़ना है। उनका कहना है कि जाति जनगणना तो होनी चाहिए, इसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। एक चीज़ और राहुल गांधी ने की, वो बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन सांकेतिक रूप में उसके डिविडेंड्स बहुत हैं। जम्मू कश्मीर की यात्रा, मणिपुर की यात्रा, ये बार बार जाना।
तो भाई वहाँ के लोगों को भरोसा है ना कि हम भले ही छोटी स्टेट हों, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत है तो एक नेता है जो आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है कम से कम। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि राहुल गांधी के पास वो मॉरल कमिटमेंट और प्योरिटी और अपनी जो विचारधारा है उसके प्रति आसक्ति ही नहीं है, जिद की हद तक उसके पीछे है। और वो उस दिन दिखाई पड़ा लोकसभा के अंदर, जब कॉन्स्टिट्यूशन पे बहस के दौरान उन्होंने एक हाथ में मनुस्मृति और एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ के ये कहा कि ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और मनुस्मृति से चलाने वाले लोग वही आरएसएस और बीजेपी के हैं। इस पर उन्होंने कहा कि चाहे मैं अकेला बचूं, चाहे जितनी लंबी लड़ाई हो, लेकिन ये जीरो टॉलरेंस की बात। डॉक्टर अंबेडकर का मामला इसलिए बोलना ज़रूरी है कि अमित शाह जो एक लिखित भाषण से पढ़ रहे थे, उसके रिप्रिकॉशंस क्या हुए। राहुल गांधी बिल्कुल इस समय ताकत के साथ, पूरी जितनी उनका दमखम है वो खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं उस समाज के उस वर्ग के साथ। संसद के अंदर और बाहर बीजेपी क्या चाहती, पहला से 10 तक बीजेपी का आज टारगेट नंबर 1, दुश्मन नंबर 1 है, विपक्षी नंबर 1। जिसको नहीं देखना तो उसका नाम राहुल गांधी है। और वो हर तरह के वो हथकंडे हमला अपना रही है जिससे राहुल गांधी की दिक्कत हो। आपको याद है पहले बोल के स्मृति ईरानी से लेके मालूम नहीं लोग क्या क्या बोलते थे राहुल गांधी को, पप्पू 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 खूब चला। फिर लीगल हुआ, लीगल उस दांव पे जो फंसाया जाने लगा, सदस्यता ले ली गई, सांसदी ले ली गई, ये भी याद है आपको। लेकिन जो इस ट्रेंड में हुआ कि राहुल गांधी को और एक जनरल संदेश देने की ये कोशिश की गई कि हम फिजिकल भी हो सकते हैं। पहली बार मुझे ये लगा कि राहुल गांधी को फिजिकली हार्म करने की तैयारी के साथ बीजेपी आई थी। डंडे लेके क्यों आएंगे? सांसद लोग डंडे में पोस्टर लगा के क्यों आएंगे? बाकी लोग भी तो पोस्टर उठा के कर रहे हैं बिना डंडे के, क्यों आए? तो ये तो क्योंकि कार्रवाई के बाद ही हो सकता है, आप अभी तो प्रिएम्प्टिव। लेकिन जो मेरा अपना सेंस है, जितना इन लोगों को देखता हूँ, वो केवल उस समय राहुल गांधी का काम तमाम करने आए थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें देश को भी समझना ज़रूरी है कि अब मामले फिजिकल की ओर बढ़ गया है। एक चीज़ मैं बता दूं कि राहुल गांधी इस सामाजिक न्याय के प्रश्न पे वो पिछले 1 साल से, मेरे जो मित्र हैं वो उसके बहुत इम्पोर्टेंट काम करते हैं उसमें, मतलब उस पूरे आयोजन में। डॉक्टर अनिल जैन साहब नाम है उनका, हरियाणा में रहते हैं, वो अहम है। ये लोग घूम के पूरे देश में सामाजिक न्याय पे कार्यक्रम कर रहे थे। और एक चीज़ राहुल गांधी ने अगर आप देखिए तो परसेप्टेबल चेंज है। वो राहुल गांधी एक तो ये है कि अडेप्ट बहुत जल्दी करते हैं, इज़ वेरी फास्ट, कहीं कुछ होता है तुरंत पहुंचने की कोशिश करेंगे। उन्होंने एक चीज़ और की, उनको ये समझ में आ गया, अभी तक वो राहुल गांधी जो केवल सफ़ेद टी शर्ट में दिखाई देते थे, वो राहुल गांधी अब नीली टी शर्ट पहन रहे हैं, जो दलितों, उस गुर्बत में जी रहे लोगों का एक तरह से उनका नेशनल कलर है। वो नीले रंग की टी शर्ट अब लगातार पहनना है। मुझे लगता है बीजेपी की मुख्य समस्या ये है कि बीजेपी का क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट है। लोग विश्वास नहीं करते हैं बीजेपी का, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद भी लोग विश्वास नहीं करते कि नहीं ये सब जुमलेबाजी थी, इलेक्शन से पहले तो बहुत सी समस्याएं हैं। बीजेपी के पास छुपाने को बहुत कुछ है। बीजेपी कैसे भी करके वो सत्ता से बाहर अगर हुई तो बीजेपी नहीं चाहती कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका अमेंडमेंट अपने हिसाब से करके हम अपने हिसाब से चलाएं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एक प्राचा जी हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने एक पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में एक पिटीशन डाली थी। वो उनका कुछ गिनती को लेके उनके मन के में कुछ शंका थी। हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि हाँ जाके आप देख सकते हैं। लेकिन ये जब अलाउ 9-10 दिसंबर को हुआ है, सरकार आनन फानन में लॉ ही चेंज कर दिया। अब सरकार ने कहा कि प्राइवेट आदमी ये देख ही नहीं सकता है। तो जब प्राइवेट आदमी नहीं देख सकता है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत राहत नहीं है। देखिए मैं एक और चीज़ बताऊं, जो अभी मैं जब आपको बता रहा हूं तो लगेगा कि बड़ी रोजी पिक्चर नहीं है। महाराष्ट्र इलेक्शन और हरियाणा इलेक्शन के हारने के बाद विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी में भी खास करके राहुल गांधी को ज़रूर सोचना होगा कि इसको कैसे हैंडल करेंगे। क्योंकि आज तक तो हमारे आपके हाथ, आम आदमी के हाथ में क्या ताकत है? लोकतंत्र में, संविधान में एक ही ताकत है, वोट देने की।
सिवाय इलेक्शन के हमारे पास और क्या ताकत रह जाती है। तो मुझे मेरे अनुसार बीजेपी को छुपाने को बहुत कुछ है और इसलिए बीजेपी का डेस्परेशन है। एक व्यक्ति का नाम मैं इसलिए ले लूं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है भारत की करंट राजनीति के हिसाब से। प्रियंका गांधी एक अच्छे सहयोगी के रूप में, एक एसेट के रूप में कांग्रेस पार्टी को भी मिली है, राहुल गांधी को भी मिली है। वो एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं, आप उनको देखते होंगे, पैलेस्टीन का बैग, ये बैग, वो बैग, वो एक्टिविस्ट ज़्यादा हैं। तो राहुल गांधी इस विचारक के रूप ज़्यादा मैं उनको मानूंगा। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया है। और अंतोगत्वा मुझे यही लगता है कि राहुल गांधी जो बातें बहुत पहले से कहते थे, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे वो पेगासस हो, चाहे वो रफाल हो, उनका बिल्कुल स्पष्ट रहता था कि देखिए ये हो रहा है। उनका इंफॉर्मेशन नेटवर्क देश के किसी भी नेता से 19 नहीं है, तो उनके पास वो सूचनाएं आती रहती थी। उसी तरह से इस समय अगर वो अडानी को नहीं छोड़ना है, जाति जनगणना को नहीं छोड़ना है, और डॉक्टर अंबेडकर जिनका जिस तरह से अमित शाह ने अपमान किया था, उसको भी वो नहीं छोड़ना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।